यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सर आइए चैप्टर नंबर 5 कंपोजिशन स्कीम की तरफ बढ़ते हैं एंड सर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर सर किस स्पीड से और कितना इफेक्टिव हमारा रिवीजन हो पाता है। सर आइए कंपोजिशन स्कीम, सबसे पहली बात सर, अगर किसी भी एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, तो करंट फाइनेंशियल में वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। और अगर करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो जब तक उसका टर्नओवर करंट ईयर में 1.5 करोड़ तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ही विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। पर अगर कंपोजिशन स्कीम में आना है तो सर 1 अप्रैल को ही आ सकता है। अगर वो ऑलरेडी रेगुलर स्कीम में है तो 1 अप्रैल से ही कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। मिड ऑफ द ईयर में कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में लिख दिया था कि मेरे को रजिस्ट्रेशन के साथ मेरे को कंपोजिशन स्कीम भी लेना है, तो फर्स्ट डे जिस दिन से आपका इफेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। क्लियर? अदरवाइज मिड ऑफ द ईयर में आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज अलाउड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ध्यान देना बेटा, 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर मैंने बताया है, ये अगर आप तमन्ना औसम मतलब 8 स्टेट में लोकेटेड हो। कहां बेटा? तमन्ना औसम जो हमने शॉर्टकट निकाला हुआ है इन स्टेट का नाम याद करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, इन 8 स्टेट में अगर आप लोकेटेड हो, तमन्ना औसम, तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख। अब ध्यान देना बच्चा, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखते वक्त ऑल इंडिया बेस पर जितना आपका टर्नओवर है, जितनी आपकी ब्रांचेस है, ऑल इंडिया बेस पे हैविंग द सेम पेन नंबर, उन सब का टर्नओवर ऐड करना है। उसके बाद आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। और हाँ, ध्यान देना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे टर्नओवर आते हैं बेटा, भले वो एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सर एक्सपोर्ट हो, सर इंटरस्टेट हो, इंट्रा हो, सब कुछ आएंगे, भले गुड्स से सप्लाई हो या सर्विसेज के सप्लाई हो। एग्रीगेट टर्नओवर में हर एक चीज काउंट होती है। बस अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है तो उसकी इनवर्ट सप्लाई है भाई, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस जीएसटी वाला अमाउंट जो होता है, जो आपकी सेल पे जीएसटी लगता है, वो ऑब्वियसली टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता क्योंकि वैल्यू का पार्ट नहीं बनता बेटा। क्लियर? डन, ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपका एक भी ब्रांच, एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 8 में से किसी एक स्टेट में है तो ऐसे केस में सर जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख क्रॉस होगा, ऑल इंडिया बेस पे टर्नओवर मर्ज करके देखेंगे, 75 लाख क्रॉस हुआ तो आपका इन 8 स्टेट में जहां पे भी आपका ब्रांच है वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर। और अगर एक भी ब्रांच कंपोजिशन स्कीम से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन स्कीम से बाहर। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 75 लाख अगर आप उन 8 में से कहीं भी लोकेटेड हो तो। क्लियर? अगर एक भी ब्रांच आपकी उन 8 में से किसी भी एक स्टेट में तो 75 लाख ही आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट हो जाएगा। जैसे वो क्रॉस हुआ, ऑल इंडिया में सारी कंपोजिशन स्कीम से सारी ब्रांचेस कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, सेम पेन नंबर पर जितनी भी ब्रांचेस है सब में कंपोजिशन एक साथ आएगा और बाहर भी निकलेंगे तो सब एक साथ बाहर निकलेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। ओके सर, अब ध्यान देना बच्चों, एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त टू क्लेम कि मेरा टर्नओवर करंट में 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें आप जिस दिन तक रजिस्टर्ड नहीं थे, द डे व्हेन यू गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, सर उससे पहले वाला टर्नओवर भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्लियर? उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। पर अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, उस पर इंटरेस्ट अर्न हुआ है तो इंटरेस्ट वाली रेवेन्यू को ध्यान देना बेटा, ऑल्दो ये एग्जाम सप्लाई सर्विस है फिर भी सर टर्नओवर में काउंट नहीं करने का। पूरे कंपोजिशन स्कीम में ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट की इनकम अगर आपकी हो रही है लोन्स और एडवांसेस पर तो उस इंटरेस्ट को पूरे कंपोजिशन स्कीम में अलग ही रखिएगा, उसको कहीं काउंट नहीं करने का, किसी भी लिमिट में काउंट नहीं करने का बेटा। ओके डन। अब सर बात थी क्या, अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा भाई साहब? अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, कौन है बेटा? मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे केस में 1% इज द अमाउंट ऑफ टैक्स, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई कभी हो नहीं सकती, इसलिए आईजीएसटी लायबिलिटी इनकी आएगी नहीं बेटा। ठीक है? इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं लोग, पर सर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करा कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, इसलिए 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। सर अब ये 1% इसका टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब एंटायर टर्नओवर, भले वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, सबका आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यही अगर आप एक ट्रेडर हो तो ध्यान दीजिए बेटा यात्रीगण, सर यहाँ पे केवल टैक्सेबल सप्लाई की ही बात हुई, मतलब यहां पर केवल जो टैक्सेबल टर्नओवर है, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, केवल उसी का 1% आपको टैक्स पे करना है। जैसे मेरी मोर देन 1 सप्लाईज है, एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट है, तो यहां पर अगर आप मैन्युफैक्चरर होते हैं तो दोनों का टर्नओवर मिला के फिर उसका 1% टैक्स पे करना होता है। यही अगर आप ट्रेडर होते हैं तो केवल टैक्सेबल टर्नओवर का ही 1% टैक्स पे करना होता है आपको। क्लियर? पर अगर यही आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो तो ऐसे केस में 5% द रेट ऑफ टैक्स, 5% अगेन किसका, एंटायर टर्नओवर का, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी का। ठीक है? अभी एंटायर टर्नओवर में गुड्स भी होगी और कुछ सर्विसेज भी हो सकती है बच्चों। अरे हाँ ना भाई, पर ध्यान देना बच्चों, ये एंटायर टर्नओवर यहाँ पे सिंस टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम दोनों आता है, रेस्टोरेंट के केस में भी और मैन्युफैक्चरर के केस में भी। पर सर अगर आपकी इंटरेस्ट की रेवेन्यू है, किसकी है, ब्याज, तो सर ऐसे केस में
सर उस इंटरेस्ट को काउंट नहीं करने का, उस इंटरेस्ट पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सारी एग्जाम गुड्स, सारी एग्जाम सर्विसेज, सारी टैक्सेबल गुड्स, सारी टैक्सेबल सर्विसेज पर 1% आपको टैक्स पे करना है मैन्युफैक्चरर केस में, और रेस्टोरेंट केस में 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस एक बात और ध्यान रखिए बेटा, जब तक जिस दिन तक आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, उसके बाद आपने सर रजिस्ट्रेशन कराया और फिर आप डायरेक्टली कंपोजिशन स्कीम में आए, तो सर जिस दिन तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे तब तक के लिए आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, उस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना। हाँ, उस अमाउंट को 1.5 करोड़ की लिमिट देखते वक्त काउंट जरूर करना है, पर उस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा। आइए सर, नाउ देयर आर सम कंडीशंस which make you ineligible for the composition scheme. First, सर ध्यान देना बेटा, अगर आप सर्विस सप्लायर हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में जाइए कहां पर, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A वाली कंपोजिशन स्कीम में। ये वाली कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 वाली आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर के लिए अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है। हाँ, पर अलोंग विद द गुड्स एंड अलोंग विद द रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज सम मार्जिनल सर्विसेज कैन बी सप्लाइड बाय यू। अब मार्जिनल सर्विस कितनी दे सकते हो बेटा, तो सर उसके लिए बोल दिया क्या, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक कि आप सर्विसेज करंट ईयर में दे सकते हो, तब तक आप इनएलिजिबल नहीं रहेंगे। यू विल बी स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? करंट ईयर में कितना टर्नओवर बेटा, 5 लाख, और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट का 10% व्हिचएवर इज हायर तक की सर्विसेज अगर आप करंट ईयर में देते हो तो यू विल बी स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप गुड्स भी सप्लाई करते हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो, क्लियर, और साथ में आपकी कुछ सर्विसेज भी चल जाएगा बच्चों। पर हाँ, अगेन इस पे टैक्स कितना पे करना है, वही, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, ट्रेडर हो तो अगेन 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो तो 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इन सब सर्विसेज पे भी बेटा। क्लियर? पर हाँ, अगेन यहाँ पे बात की थी क्या, आपको प्रीवियस फाइनेंशियल का जो टर्नओवर इन द स्टेट देखना है। सर प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट जिसका आपको 10% आपको अमाउंट निकलना है to calculate the amount of services which you can supply in the current year। तो उसमें भी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते वक्त आपको अगर प्रीवियस ईयर में भी इंटरेस्ट की इनकम अगर आई हो तो इंटरेस्ट को काउंट नहीं करने का। प्लस करंट ईयर में मान लो आपका टर्नओवर ऑफ सर्विसेज सर जैसे 4,50,000 हो गया बेटा, प्लस आपकी रेवेन्यू इंटरेस्ट की आई रही कितनी, 70,000 रुपए की बेटा, आया ना भाई? क्लियर? सर तो ध्यान देना, इंटरेस्ट भी एग्जाम सप्लाई सर्विस है, पर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम इस इंटरेस्ट को कभी कंसीडर नहीं करने का। ये मानेंगे करंट ईयर में आपका सर्विसेज टर्नओवर 4.5 लाख ही था। क्लियर? मतलब 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज हायर देखते वक्त यहाँ पर आपका कैलकुलेशन 4,50,000 की सर्विसेज हुई, यही माना जाएगा बेटा। ठीक है? मतलब कहीं पे भी इंटरेस्ट को कहीं काउंट नहीं करने का। ये एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे भी दे रखा है बच्चों मैंने आपको। ये सेकंड इन एलिजिबिलिटी, सर यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। सर घूम लो और झूम लो, अगर आप दारू बेचते हो या पेट्रोल डीजल बेचते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देन आप इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरेस्टेड परचेज कराने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस किया कंपोजिशन से बाहर। देन आप सर्विसेज, केवल यहां पे सर्विसेज, यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू सच ईसीओ जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। क्लियर? अगर आप गुड सप्लाई करते हो थ्रू सच ईसीओ जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो आपको पता है सर कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट होकर अलाउ कर दिया और बोल दिया क्या, यस नाउ यू कैन सप्लाई द गुड्स थ्रू ईसीओ जहां पर टीसीएस कलेक्ट होता है, और स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पर सर्विस सप्लायर अगर आप हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी आपको। देन सर इन नोटिफाइड गुड्स के आप अगर मैन्युफैक्चरर है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ध्यान देना सर, यात्री पर ध्यान दीजिए, यहां पर केवल मैन्युफैक्चरर को बना किया। अगर आप ट्रेडर हो तो यस बिल्कुल, आप अगर ट्रेडर हो तो बिल्कुल आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस फॉलोइंग गुड्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। 8 गुड्स है, कौन कौन सी? आइसक्रीम वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, सर आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ। देन पान मसाला, देन सर एडेड वाटर कंटेनिंग शुगर, एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मटेरियल्स और फ्लेवर्ड मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला एटसेट्रा बेटा। देन टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर सब्स्टिट्यूट, सर तंबाकू खाते हो, चलेगा, सॉरी खाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो तो सर ऐसे कैसे मना किया है बेटा। अरे है ना, सिगरेट वगैरह पीते हो बेटा, सर पीने का नहीं, जीवन में कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि जो जिंदगी हमारी खराब करते हैं उन चीजों की तरफ जाने का नहीं बेटा। सर हमें जिंदगी बनानी है, जिंदगी खराब नहीं करनी बेटा। आइए तो सर अगर आप इनके मैन्युफैक्चर तो कंपोजिशन से बाहर। देन फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, देन अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनके अगर आप मैन्युफैक्चर तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर? अब एनालिटिकल नोट्स में जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही बात यहाँ पे लिखी है, 1-2 सर्कुलर एक्स्ट्रा लिखे। सर सबसे पहली बात, अगर कोई बेकरी है बेटा जो क्या कर रही है बेटा, सर केक वगैरह सर्व करता है ना बेटा बेकरीज वगैरह में, अब भले ही वहां पे बैठने की कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहीं पे आप जाके केक ले सकते हो काउंटर से, और सर आपको जहां जाके खाना है खाइए, यहाँ वहां खड़े होकर खाना खाइए, स्टिल इट विल बी एलिजिबल फॉर
कंपोजिशन स्कीम एज अ रेस्टोरेंट, और इसको रेस्टोरेंट ही माना जाएगा, भले ही वहां पर सर बैठने की कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईटिंग जॉइंट भी क्या होता है सर, रेस्टोरेंट कहलाता है, ये मैन्युफैक्चर नहीं कहलाएगा, और रेस्टोरेंट के लिए 5% रेट एप्लीकेबल है इन केस अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो। क्लियर। आइए क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन के लिए बोल दिया क्या सर, अगर आप ऑनलाइन कुछ खाना मंगा रहे हो और वो रेस्टोरेंट ऐसे जो क्लाउड किचन मतलब कहीं सेंट्रली लोकेटेड बेटा, और वो केवल और केवल क्या करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, या वहां से केवल पिकअप ही होता है, वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं है बैठ के खाने का, कोई सर्व करने का सिस्टम वहां पे नहीं है, तो भी वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे, और रेस्टोरेंट के स्कोप में अगर आते हैं तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, 1.5 करोड़ तक के लिए वो एलिजिबल रहेंगे बेटा। सेम वे सर आइसक्रीम पार्लर्स के केस में क्या होता है बच्चों, सर आइसक्रीम पार्लर्स वहां पे कोई आइसक्रीम बनाते नहीं है, दे डू नॉट कुक द आइसक्रीम देयर एट, सर वो लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम बेचते हैं, इसलिए सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि आइसक्रीम पार्लर्स विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर सप्लाइंग द गुड्स एज अ ट्रेडर, एंड सर उनको ट्रेडिंग की तरह माना जाएगा, और ट्रेडर के प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर, डन। सर आइए नाउ देयर आर सम कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सर, वहां पे आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चार्ज द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, जो भी टैक्स पे करना है 1% या 5% जो भी टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको आपकी पॉकेट से पे करना है। सर्विस सप्लायर कैन नॉट चार्ज द टैक्स ऑन द इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, ही विल हैव टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। सेकंड, उसको बिल पे मेंशन करना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द टैक्स ऑन द सप्लाईज। देन उसको अपनी दुकान पर प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। देन ही कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, ना उसके कस्टमर को आईटीसी मिल पाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन वहां टूट जाएगी। सर फिर अगर मान लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, और वो रेसिपिएंट कौन है, ऐसा पर्सन जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो भाई उन इनवर्ट सप्लाईज पे उसको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई पे 1% टैक्स पे किया है यार, उसकी इनवर्ट सप्लाई पे तो नॉर्मल टैक्स पे करना है, जिसका उसको कोई आईटीसी नहीं मिलना है। क्लियर, यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ दोस नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आल्सो। बेटा ध्यान देना बच्चों, उन 8 गुड्स की जो हमने बात करी बेटा, उनके करंट ईयर में भी आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर के भी आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। पर ध्यान देना बेटा, सर केवल ये एक ही कंडीशन ऐसी है जो प्रीवियस ईयर के लिए भी एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं बोला। जैसे इंटरसेट सप्लाई आप प्रीवियस ईयर करते थे पर करंट ईयर में नहीं करते हो, यस यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर आप इन नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर पिछले साल भी थे, तो भी करंट ईयर में अगर आपने वो मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर दिया, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर आपको ऑल सर उस ब्रांच उस पेन नंबर पे जितने भी ब्रांचेस रजिस्टर्ड है सबके लिए कंपोजिशन स्कीम एक साथ लेना यूनिफॉर्मली बेटा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। क्लियर, और अगर आपने इरेगुलर अवेलमेंट किया तो सेक्शन नंबर 73 और 74 को यूज करके डिपार्टमेंट आपसे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स लेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड सर पेनल्टी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन नंबर 73 और 74 शो को नोटिस इशू करेंगे। क्लियर, डन। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर स्कीम मैं ऑलरेडी बता चुका बेटा आपको। आइए वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सबसे पहली बात, जब तक आप कंपोजिशन स्कीम की जो मैंने कंडीशन बताई उसमें अगर आप फॉलो करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में रहोगे बेटा। आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं होता है, ऐसे केस में भी आप कंपोजिशन स्कीम में रहोगे। जैसे ही क्रॉस किया आप कंपोजिशन से बाहर, या आप चाहे तो वॉलंटरीली भी कंपोजिशन से बाहर हो सकते हो, पर जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर हो रहे हो सर उसका इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम आपको विद इन 7 डेज, जिस दिन आपने विड्रॉ किया वहां से 7 दिन के अंदर, या वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप कंपोजिशन से बाहर हो गए सर, उसके 7 दिन में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि मैं इस दिन से कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया हूं। प्लस सर यानी जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर हुए उससे एक दिन पहले जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का और कैपिटल गुड्स का सर, उन सब का आपको आईटीसी मिलता है, इसलिए स्टॉक स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 आपको फिल करना पड़ता है। विद इन 30 डेज स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मैं इन स्टॉक का क्रेडिट दे रहा हूं। मैंने आईटीसी पढ़ाते वक्त बताया आपको ये पॉइंट। आइए सर कंपोजिशन लेवी फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A इंसर्ट किया अलग से, और सर्विस सप्लायर ने गवर्नमेंट को बोला भाई साहब हमने क्या गुनाह किया जो हमारे लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं दी, इसलिए 2019 में गवर्नमेंट इनके लिए स्कीम लेके और बोल दिया क्या, अगर सर्विस सप्लायर का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू ₹50 लाख, भले वो कोई से भी स्टेट में लोकेटेड हो, 50 लाख ही यहाँ पे अलग अलग नहीं है, जैसे गुड्स में है ना बेटा 1.5 करोड़ या 75 लाख, यहाँ पे 50 लाख ही है, तो प्रीवियस ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹50 लाख तो करंट ईयर में आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, और कंपोजिशन स्कीम अगर लिया है तो जब तक आपका करंट ईयर में टर्नओवर 50 लाख रुपए क्रॉस नहीं होता तब तक यू मे स्टे इन द कंपोजिशन स्कीम। और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो आपको टैक्स कितना पे करना है 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी ऑफ व्हाट, अगेन एंटायर टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज, उन सब का आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, और ध्यान देना बच्चों यहाँ पे आप सर्विसेज सप्लाई करो साथ में कुछ गुड्स भी हो सकती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, गुड्स का कोई लिमिट नहीं दे रखा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप गुड्स सप्लायर और कुछ सर्विसेज ही है तो डेफिनेटली आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1
और 2 वाली स्कीम के लिए जाएंगे, क्यों? वहां पे केवल 1% टैक्स है, यहाँ पे 6% टैक्स है बेटा। क्लियर, डन। तो आपकी कुछ गुड्स भी हो सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 6% ऑन द एंटायर टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर दोस आर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल। हाँ, इस टर्नओवर में अगेन इंटरेस्ट की रेवेन्यू अगर आपकी होती है, लोन्स और एडवांसेस दिए और उस पर अगर इंटरेस्ट डिस्काउंट अर्न किया तो उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। और 50 लाख की लिमिट देखते वक्त भी इंटरेस्ट काउंट नहीं करने का। प्लस अगर आप करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जब तक आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे तब तक का टर्नओवर को एलिजिबिलिटी का टर्नओवर लिमिट देखते वक्त तो हम काउंट करेंगे, पर उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए करंट ईयर में आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, क्लियर, आप फोटोग्राफर हो, आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हुआ, उसके बाद आपका टर्नओवर 30 लाख रुपए हुआ, उसके बाद आपने 25 लाख का काम और कर दिया बेटा, तो सर ऐसे केस में जिस दिन आपका टर्नओवर, ये आपका फर्स्ट 20 लाख का टर्नओवर है सर, इस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होंगे। क्लियर सर, पर नेक्स्ट जैसे 30 लाख का टर्नओवर आपका और होगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो जाएगा, इसके बाद आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। पर टैक्स पे करने के लिए सपोज सर आपकी सर्विसेज पे रेट है 18%, तो सिंस फर्स्ट 20 लाख के लिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, इस पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस पे आप 6% टैक्स पे करेंगे और नेक्स्ट 25 लाख पे आप सपोज 18% टैक्स है तो 18% टैक्स पे करेंगे। हाँ है ना भाई? और हाँ, हमेशा क्वेश्चन में CGST और AGST अलग अलग लिखे आना, बेटर प्रेजेंटेशन ये रहता है हमेशा अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो, और कंपोजिशन स्कीम में तो इंट्रास्टेट ही होता है बेटा। ओके डन। अब सर बात आती है क्या कौन कौन एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे ज्यादा था पिछले साल में, सॉरी 50 लाख से ज्यादा था तो आप एलिजिबल नहीं हो, 50 लाख या उससे कम है तो यस आप एलिजिबल हो। सर आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 वाली कंपोजिशन स्कीम जो हमारी 1.5 करोड़ वाली है उसके लिए आप एलिजिबल हो, तो वहां जाओ भाई, यहाँ क्यों आ रहा, तो 1% टैक्स है या 6% टैक्स है, इसलिए आप अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्लस नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। वो 6 गुड्स घूम लो और झूम लो, एल्कोहल, लिकर और पेट्रोल वाले गुड्स में अगर आप डील करते हो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देन आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं कर सकते, परचेज करो हमें कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन हमने वहां पड़ी वही यहाँ पे आ रही है बेटा। फिर सर आप सर्विसेज सप्लाई नहीं करने चाहिए थ्रू सच ईसीयू जहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, गुड सप्लाई करो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी नहीं होने चाहिए आप, और इन 8 गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, जो हमने वहां पढ़े वही सेम पॉइंट यहाँ पे है। अगर आप ट्रेडर हो चलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फर्दर बाकी सारे जो एप्लीकेबल मशीनरी प्रोविजन है वो सारे जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में हमने सेक्शन में 10 सबसेक्शन 1 और 2 वाले पढ़े वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। और इसी के साथ भारत माता की जय, और ये पूरा कंपोजिशन स्कीम चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आया होगा, आई होप शिद्दत से आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। और एक बात तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप रेगुलर स्कीम में हो, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, क्लियर, तो ऐसे केस में ईयर बिगनिंग पे हो सकता है 1 अप्रैल या उससे पहले आपको अप्लाई 31 मार्च या उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो बस लास्ट बात ध्यान देना बेटा, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन जा रहे हो तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है सर, उनका प्रोपोर्शनल आईटीसी जैसे हमने पढ़ा था आईटीसी चैप्टर में, उतना आपको रिवर्स करना पड़ता है। प्लस विद इन 60 डेज आपको फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 फिल करके स्टॉक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, ये स्टॉक का मैंने आईटीसी रिवर्स किया है। हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय, ये पूरा कंपोजिशन स्कीम भी खत्म होता है। अब शायद मजा आया होगा, टफ नहीं लगा होगा, एंड सर माहौल बना होगा आपका। एंड सर इसके मैंने क्वेश्चन है, बड़े सुंदर क्वेश्चन दे रखे, जरूर सोल्व करिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड सर आपके लिए एक मैसेज लिखा है, सी स्टडी कोर्स इन इंडिया इज नॉट द टफेस्ट स्टडी कोर्स, it's for them who are the toughest, the determined. And sir, I know that you are one of them and definitely you will do it, क्योंकि सर आप टफ नहीं टफेस्ट हो, एंड सर दुनिया की हर चुनौती को आप पूरा कर सकते हो, बस लग के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर गुड सक्सेस, माहौल बनेगा शानदार वाला अगर आपने मेहनत कर दी तो। सर बोलते ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा ताकत। सर माहौल बनने वाला है और पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लव यू लॉट, टेक केयर, माहौल बनाइए शानदार वाला, मस्त होके पढ़िए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।